नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। अभी तक की टॉप 5 खबरों में आज हम बात करेंगे कि आखिर कहां ट्रेन उल्टी दौड़ पड़ी पटरी के ऊपर, वो भी 22 किलोमीटर। कैसे दौड़ी ये भी आपको बताएंगे और क्या क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। एक फैसला जो कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही तय हो गया था कि विकास प्राधिकरणों को वापस लिया जाएगा, यानी कि जो नक्शे की आवश्यकता होती है भवन निर्माण में विकास प्राधिकरणों के अंदर, वो अब समाप्त कर दी गई है। कहां कहां पर की गई है वो भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर में आज जिक्र होगा ओपनल कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है। मंत्री बनते ही, सैनिक कल्याण मंत्री बनते ही गणेश जोशी ने ओपनल कर्मचारियों को ये राहत दी है। इसके अलावा बात होगी उत्तराखंड में एक बार फिर से क्या कोरोना अपनी वापसी कर रहा है, क्योंकि कोरोना ने दस्तक दी है। कितने मामले आए हैं, कहां कहां पर मामले आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पटरी पर 22 किलोमीटर उल्टी दौड़ी पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस। टनकपुर आ रही थी ट्रेन, बड़ी अनहोनी होने से टली। कार्यभार संभालते ही कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का एक्शन। उत्तराखंड में जिला विकास प्राधिकरण को किया स्थगित। 2016 के बाद प्राधिकरण में शामिल क्षेत्रों में नक्शे पर रोक। उपनल कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सेवा समाप्ति के आदेश को किया निरस्त। 24 दिनों से जारी है उपनल कर्मचारियों का आंदोलन। बेरीनाग में जारी है मनरेगा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। विभागीय समायोजन की कर रहे हैं मांग, कामकाज पर पड़ रहा है असर। और उत्तराखंड में कोरोना ने एक बार फिर से दी दस्तक। बुधवार को प्रदेश में सामने आए 110 नए मामले। राहत के बाद 2 दिन से नहीं हुई कोई मौत। तो आज की पहली खबर थोड़ी सी हैरान करने वाली है, थोड़ी सी विचित्र करने वाली है, क्योंकि इस तरह की खबरें आपने इससे पहले काफी कम सुनी होंगी। ट्रेन को पटरी पर दौड़ते हुए आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन वही ट्रेन जब उल्टी दौड़ने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है आपके भी होश उड़ जाएंगे, जैसा कि कल उड़ गए थे। हुआ क्या, दरअसल दिल्ली से टनकपुर आ रही पूर्णागिरि शताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर पहुंचने से कुछ ही पहले रिवर्स मोड में चली गई, यानी कि ये ट्रेन पटरी पर जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते पर उल्टी दौड़ने लगी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रेन पटरी के ऊपर उल्टी दौड़ रही है। ये हुआ कैसे वो भी आपको बताएंगे। क्या इसमें कोई नुकसान हुआ वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। स्पीड भी वही है। अरे ये भी अबे इसमें तो सब पैसेंजर हैं बे, पैसेंजर भी हैं, सवारियां। बेटा सवारियां भी हैं रे। अरे यार ये तो इंजन भी है साथ में यार। ये तो इंजन में ब्रेक नहीं लग रहा क्या? तो पटरी के ऊपर उल्टी दौड़ती हुई ट्रेन का ये वीडियो आपने देखा। ये वीडियो टनकपुर से आया है, जहां पर टनकपुर पहुंचने से कुछ ही पहले पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से पैसेंजर को लेकर आ रही थी, वो एक पशु से टकरा गई। संभवतः वो गाय हो सकती है जिससे ट्रेन टकराई, लेकिन ट्रेन गाय से टकराई तो उसके बाद आखिर पीछे की तरफ कैसे चलने लगी? जानकारों की माने तो ट्रेन का प्रेशर पाइप फट गया था, जिस वजह से ब्रेक नहीं लग पाए और ट्रेन रोल आउट हो गई। रोल आउट होने का मतलब होता है कि पीछे की तरफ चलना। जब ट्रेन रोल आउट हुई तो धीरे धीरे उसने रफ्तार पकड़ी। इतनी देर में कुछ यात्री समझ पाते, उतनी देर में ट्रेन पीछे की तरफ चलनी शुरू हो गई। अब ऐसे में ना तो यात्रियों के पास उतरने का वक्त था, ना कुछ सोचने समझने का। जब ट्रेन उल्टी दौड़ने लगी तो उसके अंदर जो यात्री थे उनकी सांसें तो अटकी ही थी, लेकिन एक और चीज थी, एक और विभाग था जिसकी सांसें अटकी हुई थी, वो था रेलवे बोर्ड। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? कोई ट्रेन रिवर्स में इतनी दूर तक कैसे जा सकती है? इन सब सवालों को लेकर जब ये बातें सामने आई तो ट्रेन जो रेल विभाग है, रेलवे बोर्ड है, उसकी भी सांसें फूल गई। आनन फानन में जो आसपास के टनकपुर क्षेत्र के तमाम रेलवे फाटक थे उनको फटाफट बंद कर दिया गया ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहा जिससे एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। अब जब ये ट्रेन रोल आउट हुई, यानी कि पीछे की तरफ चल रही थी, तो काफी बार इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन नहीं रुक पाई। करीब 22 से 23 किलोमीटर तक ये ट्रेन रोल आउट होते हुए, यानी कि पीछे अपने रिवर्स एरिया में ये ट्रेन चलती रही और करीब 22-23 किलोमीटर के बाद इस ट्रेन को रोका जा सका।
जब 22 किलोमीटर तक ये ट्रेन नहीं रुक पाई तो उसके बाद आखिरकार रेलवे बोर्ड को सफलता मिली चकरपुर और खटीमा के बीच में। वहां पर इस ट्रेन को रोका गया। जब पटरी पर रेत बजरी और इस तरह की चीजें डाली गई तब जाकर के ट्रेन को काबू में किया गया। जैसे ही ट्रेन रुकी तो रेलवे बोर्ड ने भी राहत की सांस ली। जो इसके अंदर पैसेंजर बैठे हुए थे उन्होंने भी सांस ली। उसके अंदर उस वक्त करीब 50 से 55 पैसेंजर बताए जा रहे हैं जो कि ट्रेन के अंदर उस वक्त थे। अब इतनी बड़ी लापरवाही हुई, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो इसमें देर रात को एक कार्रवाई भी होनी थी, तो वो कार्रवाई भी हुई। इस मामले में ट्रेन के चालक को, सहायक चालक को और गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। लेकिन फर्ज कीजिए अगर फाटक बंद न होते, इस तरह की जानकारी जल्द से जल्द दूसरी जगह तक न पहुंचाई जाती तो क्या ये एक बड़ा हादसा नहीं होता जिसकी खबर इसी वक्त मैं आपको बता रहा होता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की लापरवाहियां क्यों? इसके ऊपर भी रेलवे बोर्ड को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन में बैठे हैं घर जाने के लिए वो ये सोचकर नहीं बैठे थे कि ये ट्रेन आगे की बजाय पीछे की तरफ चलेगी। तो ये भी एक खबर थी, थोड़ी सी विचित्र थी लेकिन खबर थी। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते ही जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उस पहली कैबिनेट की बैठक में एक फैसला लिया गया। वो था 2016 के बाद जो जिला विकास प्राधिकरण बने हैं या फिर जो विकास प्राधिकरण में नए क्षेत्र शामिल हुए हैं उनको स्थगित किया जाएगा। वही ठीक बुधवार को हुआ। बुधवार को जब इससे पहले जब मंत्रालयों का बंटवारा हुआ तो आवास विभाग बंशीधर भगत के पाले में आया। बंशीधर भगत ने टेबल पर बैठते ही, कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले इसी मामले की फाइल पर हस्ताक्षर किए और इस फैसले को, यानी कि जिला विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में जो शामिल हुए हैं 2016 के बाद, उस फैसले को स्थगित कर दिया। अब इस फैसले को स्थगित करने से क्या होगा? तो इस फैसले को स्थगित करने से काफी ज्यादा लोगों को, काफी क्षेत्रों को इससे फायदा मिलेगा। उनको कम से कम एक राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि 2016 के बाद, पहले तो आप ये समझिए, जिस तरह से देहरादून का मैं आपको उदाहरण दूं तो मसूरी देहरादून डेवलपमेंट जो यहाँ पर प्राधिकरण है MDDA, उसके तहत आपको भवन के नक्शे या फिर कुछ भी आप निर्माण कार्य करवाते हैं वो नक्शे पास करवाने होते हैं, क्योंकि जब जिला विकास प्राधिकरण बनते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक इसी तरह से जो दूसरे क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, उनको 2016 के बाद इस प्राधिकरण में शामिल कर दिया गया था। वहाँ पर भी हर जिलों में विकास प्राधिकरण बने थे। उसी समय से लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह के काम पहाड़ों में नहीं चलने वाले, इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, चाहे वो आवास बनाने में हो या फिर व्यावसायिक भवन का निर्माण करने में हो। तब से ही इसका विरोध लगातार चल रहा था। पिछली सरकार ने यह कहा था कि हम इस पर रोक लगाएंगे, लेकिन रोक लगा नहीं पाई। लेकिन नई सरकार बनते ही सरकार ने पहला फैसला यही लिया था और उसके बाद बंशीधर भगत ने जब कमान संभाली मंत्रालय की तो पहली फाइल पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और अब जो नक्शा पास करवाना अनिवार्य होता था जिला विकास प्राधिकरण में 2016 के बाद जो क्षेत्र इसमें शामिल हुए हैं उस पर रोक लगा दी गई है। और ये पहला फैसला बंशीधर भगत ने बतौर मंत्री लिया है। जब वो अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था इस मामले को लेकर, लेकिन अब जब खुद मंत्री बन गए तो इस पर फैसला लिया गया, एक्शन लिया गया और इस फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन एक और बड़ी बात यह भी है कि इस मामले में जो एक समिति बनाई गई है, उप मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है 3 सदस्यों की, उसको लेकर भी शासन आदेश जारी हुआ है जो कि इस पर अपना अंतिम निर्णय लेगी। अब अंतिम निर्णय में इसको समाप्त किया जाएगा या बहाल किया जाएगा ये भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए तो जिला विकास प्राधिकरण जिसका विरोध कई जगहों पर हो रहा था उसको स्थगित कर दिया है। एक और मंत्री की खबर और एक और बड़े एक्शन की खबर। उत्तराखंड में नए सैनिक कल्याण मंत्री बने मसूरी के विधायक गणेश जोशी। गणेश जोशी ने भी इस मंत्रालय की कमान संभालते ही एक बड़ा एक्शन लिया। दरअसल उपनल के कर्मचारी पिछले 24 दिनों से प्रदेश में आंदोलन पर हैं, कार्य बहिष्कार पर हैं। उनका आंदोलन इस बात को लेकर है कि समान कार्य समान वेतन हो और उनका नियमितीकरण किया जाए। इन 2 मांगों पर जब लंबे समय से बात नहीं बनी तो कुछ दिन पहले ही जो उपनल प्रबंधन है, उपनल प्रबंधन ने उपनल कर्मचारी जो आंदोलन पर हैं उनको नोटिस जारी किए। उनको कहा है कि 5 दिन के अंदर काम पर लौटिए, नहीं तो नौकरी से आप हाथ धो सकते हैं। सेवा से हटाने का, सेवा समाप्ति का जो नोटिस दिया गया था, गणेश जोशी ने मंत्री बनते ही उस नोटिस को और उस आदेश को निरस्त कर दिया। यानी कि यहां पर उपनल कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है। गणेश जोशी ने मंत्रालय संभालते ही पहला एक्शन इसी मामले में लिया, क्योंकि उपनल इसी के अंतर्गत आता है, सैनिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, और उपनल के कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन पर भी हैं। लेकिन फिलहाल जो आदेश दिया है वो उनको जो सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया था उसको खत्म करने को लेकर है। लेकिन क्या उनकी मांगें पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, इस बात को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया था, लेकिन कल भी हमने आपको बताया था कि लिखित आश्वासन की मांग पर उपनल कर्मचारी अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। अब क्या उनका नियमितीकरण होगा या नहीं होगा, चुनावी वर्ष भी है, हो सकता है कि सरकार रिझाने में उनको कामयाब हो जाए, लेकिन
वो बात की बात है। फिलहाल के लिए जो स्टेप गणेश जोशी ने लिया है, एक तरीके से उपनल कर्मचारियों को खुश करने के लिए भी और उनका विश्वास जीतने की भी कोशिश इस फैसले में साफ तौर पर दिखती है। तो अब एक और हड़ताल की खबर। ये हड़ताल की खबर है बेरीनाग से। बेरीनाग में मनरेगा कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। वहां पर उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जो कि अभी भी लगातार जारी है। दरअसल मनरेगा कर्मचारियों ने बेरीनाग में आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनरेगा कर्मचारियों की यह हड़ताल काफी दिनों से वहां पर चल रही है। उनका कहना है कि उनका विभाग में समायोजन किया जाए और जब तक समायोजन की मांग उनकी पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बेरीनाग में हड़ताल कर रहे इन मनरेगा कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 15 सालों से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं विभाग में, लेकिन विभाग में काम करने के बावजूद भी इन्हें विभाग का कोई भी लाभ किसी भी तरह से नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि इससे पहले भी वो कई बार अपने समायोजन की मांग सरकार के सामने रख चुके हैं, शासन के सामने रख चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पर अभी तक कोई भी गौर नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा और अब उनके हड़ताल पर चले जाने से कामकाज भी वहां पर प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तरफ उपनल कर्मचारी देहरादून में आंदोलन कर रहे हैं प्रदेश भर के, तो दूसरी तरफ मनरेगा के कर्मचारी भी अपनी हड़ताल पर हैं। मनरेगा के बेरीनाग में खासतौर पर जो मनरेगा के कर्मचारियों का आंदोलन है, जो हड़ताल है, उसको वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने भी समर्थन दिया है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, ऐसे में पॉलिटिक्स किसी भी चीज में ना दिखे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बेरीनाग में भी कांग्रेस ने मनरेगा के कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि मनरेगा कर्मचारियों की बातों को सुना जाए, उनका समायोजन अगर हो सकता है तो उनका समायोजन किया जाए, उनकी मांगों पर विचार किया जाए, क्योंकि उनके हड़ताल पर जाने से जो मनरेगा के अंतर्गत जो विभाग के कई काम हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इस पर भी नजर रहेगी कि मनरेगा कर्मचारियों की ये मांग क्या पूरी होती है या नहीं होती है, या फिर आंदोलन किस तरफ उनका जाता है। अब बात कोरोना वायरस की। देश भर के कई राज्यों में कोरोना रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, इन राज्यों की कई जगहों पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है और कर्फ्यू जैसे हालात लग चुके हैं, जो कि नाइट कर्फ्यू है वो कई जगहों पर लग चुका है। लेकिन क्या उत्तराखंड में भी स्थिति इतनी गंभीर है? इस बात पर अगर हम गौर करें तो उत्तराखंड में बुधवार को आए जो कोरोना के नए केस हैं वो ये संकेत करते हैं कि यहां पर भी हमें सतर्क हो जाना चाहिए। बुधवार को उत्तराखंड में 110 कोरोना के नए मामले सामने आए। इस साल की अगर बात करें 2021 की, तो ये तीसरी बार ये हो रहा है जब कोरोना के केस 100 को पार कर गए हैं। 1 जनवरी में 123 मामले 23 जनवरी को सामने आए थे। उसके बाद कल सबसे अधिक 110 मामले सामने आए और इसके अलावा 4 मार्च को भी करीब 100 मामले सामने आए थे। तो ये तीसरी बार हो रहा है जब इस साल में कोरोना के केस एक दिन में 100 के पार चले गए हों, और ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है इस साल का। 110 मामले बुधवार के दिन सामने आए। लेकिन राहत भरी बात यह है कि प्रदेश में 2 दिनों से किसी की भी कोरोना के चलते मौत नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप और हम सहज होकर बैठ जाएं। देखिए, कोरोना के केस अगर बढ़ रहे हैं, प्रदेश भर की स्थिति क्या है, देश भर की स्थिति क्या है, इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों की एक बैठक भी ली थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी इस बैठक में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन पर जोर दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी यही कहा, ट्रेसिंग हम करें, ट्रैकिंग हम करें और वैक्सीनेशन हम अधिक से अधिक मात्रा में करें, तो तभी हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो ऐसे में आप भी अगर इस बात को लेकर सहज हैं कि अब तो कोरोना खत्म हो चुका है, तो बिल्कुल सहज मत होइए। सावधानी अपनी आप खुद बरतें, मास्क अभी भी पहने, सैनिटाइजर का उपयोग अभी भी करें और टीकाकरण अगर आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि कोरोना के मामले बुधवार को 110 जो सामने आए, उससे एक बार चिंता भी जाहिर हो गई है। और इन 110 मामलों का अगर मैं ब्रेकडाउन करूं तो इसमें हरिद्वार में 34 लोग संक्रमित हुए हैं। देहरादून में कल सबसे ज्यादा 40 लोग संक्रमित हुए हैं। उधम सिंह नगर में 18, नैनीताल में 13, पौड़ी पिथौरागढ़ में 2, अल्मोड़ा में 1 व्यक्ति संक्रमित हुआ, जबकि 6 जिलों में एक भी मामला सामने नहीं आया। अब ऐसे में एक आंकड़ा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, हरिद्वार में 34 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ध्यान ये रखिए कि हरिद्वार में कुंभ भी होना है और नई सरकार कुंभ को लेकर काफी रियायतें दे रही है, काफी छूट दे रही है। इस पर भी नजरें होनी चाहिए और इस पर भी चिंता जतानी चाहिए कि क्या इस तरह की छूट देने से और जिस तरह से कोविड सिचुएशन देश भर में पिछले 5-6 दिनों में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, उत्तराखंड में भी 110 केस सामने आ रहे हैं, तो क्या हरिद्वार में एक बहुत बड़ा संक्रमण हो सकता है या नहीं, इस पर भी विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है। लेकिन फिलहाल आपको सुरक्षित रहना है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और भीड़ भाड़ की जगहों पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। आपको ये खबरें कैसी लगी, आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और दूसरों को भी ये वीडियो दिखाइए, शेयर कीजिए और देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।